नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे जीएस विथ जीडी के आज के वीडियो में कि जो वर्तमान समय में भारत में व्यवस्था है कि जैसे भारत एक देश है, उसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तमाम तहसीलें हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं और उसमें लाखों गांव हैं। यह व्यवस्था शुरू कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है मौर्य काल से। पिछले वीडियो में हमने आपको मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था, अशोक के बारे में बताया था, चंद्रगुप्त के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। मौर्य काल का जो प्रशासन था, मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसे कहते थे सम्राट। सम्राट यानी वह व्यक्ति जो शासन में साम्राज्य का केंद्र होता था, उसके अधीन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी चीज़ें होती थी। वह सारी चीज़ों का प्रधान होता था। वर्तमान समय से अगर हम देखेंगे तो वर्तमान समय में उस पद को राष्ट्रपति का पद कह सकते हैं। ये कह सकते हैं मतलब आप अपने केवल समझने के लिए कह सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति है, वो विधायिका का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का सबका प्रधान होता है। उसी तरीके से मौर्य काल में सम्राट सबका प्रधान होता था। सम्राट को सहायता देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था और इनकी कुल संख्या 18 थी। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान समय में मंत्रियों की संख्या जो संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित है वह यह है कि निम्न सदन के 15% लोग मंत्री रह सकते हैं। मौर्य काल में 18 लोग मंत्री हुआ करते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। मतलब यह व्यवस्था हम समझे तो मौर्य काल से चली आ रही है। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी और उन मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी। वर्तमान समय में भले ही हमारी व्यवस्था पूरी तरह केंद्रीकृत न हो, लेकिन संकट के समय में, जैसा कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है, संकट के समय में व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाती है। उस समय भी व्यवस्था केंद्रीकृत थी। इसके बावजूद मगध मौर्यकालीन साम्राज्य में 5 प्रांत होते थे। उन 5 प्रांतों में एक का नाम था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा प्रांत था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। चौथा प्रांत था प्राशी, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और 5वां प्रांत था कलिंग, जिसकी राजधानी थी होशली। मतलब मौर्यकालीन प्रशासन 5 प्रांतों में बटा हुआ था। यद्यपि व्यवस्था केंद्रीकृत थी और वो 5 प्रांत थे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्रासी और कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इन प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो प्रांतों की कुल संख्या बढ़कर के 5 हो गई। आज भारत 28 राज्यों में विभाजित है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सेम का सेम है, आप केवल समझने की कोशिश करिएगा बस। नगर अनुशासन को बनाए रखने के लिए पुलिस होती थी। वर्तमान समय में अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है। नगर का जो प्रमुख होता था उसे नागरिक कहा जाता था और उन समय जिलों को विषय कहा जाता था। जिले जैसे वर्तमान समय में जिले या जनपद कहा जाता है, उस समय जो जिले होते थे उन्हें विषय कहा जाता था और इस जिले का जो जिलाधिकारी होता था यानी जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहते थे विषयपति। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी वह थी ग्राम। वर्तमान समय में भारत में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है उसे भी कहते हैं ग्राम। स्थानीय स्वशासन के चुनाव गांव में होते हैं, उस समय भी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी गांव। और जो ग्राम प्रधान है उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था।
वर्तमान समय में भी ग्राम प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा ही होता है। हम एक तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वर्तमान समय की व्यवस्था ये मौर्य काल से चली आ रही है। गांव के ऊपर, प्रत्येक ग्राम के ऊपर एक गोप होता था जो 5-10 गांव मिलाकर के बनता था। वर्तमान समय में 10, 20, 50 गांव मिलाकर के एक ब्लॉक बनता है। उस समय इन ब्लॉकों को गोप कहा जाता था और गोप के ऊपर जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे कहा जाता था स्थानिक। स्थानिक जो जिले का 1/4 हिस्सा होता था, यानी कि अगर हम यह समझें कि एक विषय में, एक जिले में 4 स्थानिक होते थे, वर्तमान समय में इस स्थानिक को हम कह सकते हैं तहसील। तो मौर्य काल से वर्तमान काल की जब तुलना करते हैं तो दोनों लगभग बराबर मिलते हैं, केवल अंतर है शब्दों का। तो उस समय जिले का जो 1/4 हिस्सा होता था उसे कहते थे स्थानिक। सैन्य व्यवस्था का सर्वोच्च जो कमांडर होता था उसे कहते थे सम्राट। वर्तमान समय में जो सेना का सर्वोच्च कमांडर है उसे कहते हैं राष्ट्रपति। यह व्यवस्था जो सैन्य व्यवस्था थी उस समय वह 5 भागों में विभाजित थी। उन 5 भागों में थे पैदल सैनिक, अश्व सैनिक, हाथी वाले सैनिक, रथ वाले सैनिक और नौसेना। वर्तमान समय में सर्वोच्च जो हमारी व्यवस्था है वह 3 भागों में विभाजित है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। मौर्य काल में इसे सम्राट कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था का जो प्रधान होता था उसे नायक कहते थे। वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि नायक का पद होता है आर्मी में, लांस नायक होते हैं, सूबेदार होते हैं। और जो उस समय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देखता था उसे कहते थे दुर्गपाल। दुर्गपाल उस समय आंतरिक व्यवस्था को देखा करता था। प्लिनी का ये मानना है, इतिहासकार प्लिनी का ये मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे। और प्लूटार्क ने भी इसी बारे में कहा है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त के पास 5 लाख से ऊपर की सेना थी। प्लिनी का मानना था कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी। 50,000 अश्वारोही थे उसके पास, मतलब ऐसे सैनिक थे जो घोड़े पर सवार होकर के चलते थे। 9,000 हाथी थे और इसके अलावा 800 रथों वाली एक सेना थी। यानी 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ वाली सेना उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो सम्राट होता था। वर्तमान समय में जो हमारी सेना का न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी है सुप्रीम कोर्ट के बाद, वह राष्ट्रपति है। तो जो सर्वोच्च अधिकारी न्याय व्यवस्था का होता था उसे सम्राट कहा जाता था। जबकि ग्राम सभा जो होती थी उसमें सबसे छोटा न्यायालय वो माना जाता था। मतलब ज़्यादातर मामले उस समय गांव में ही सलटा लिए जाते थे, सुलझा लिए जाते थे। तो गांव जो था एक तरह का ग्राम पंचायत था, और जो बीच के न्यायालय थे, मतलब गांव के न्यायालय से लेकर के सम्राट के न्यायालय के बीच में, वह 2 भागों में बटे हुए थे। एक का नाम था धर्मस्थनीज और दूसरे का नाम था कंटक शोधन। वर्तमान समय में जब देखते हैं तो हमारे पास कोर्ट में जितने भी मामले हैं 2 तरह के मामले होते हैं, एक सिविल मामले और एक क्रिमिनल मैटर्स। उस समय भी यह 2 तरह के मामले होते थे, एक धर्मस्थनीज और दूसरा कंटक शोधन। तो जो धर्मस्थनीज न्यायालय थे, धर्मस्थनीज मामले थे, उनमें नागरिक मामलों की सुनवाई होती थी, और जो कंटक शोधन मामले होते थे उनमें राज्य और नागरिकों के मध्य अगर किसी तरह का विवाद है उसके निपटारे के लिए कंटक शोधन न्यायालय बना हुआ था। मौर्यकालीन समाज जो था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मौर्य काल में ब्राह्मणों को और वैश्यों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था और उसके बाद वैश्यों का स्थान माना जाता था। वैश्यों का स्थान इसलिए कि चाणक्य ने कहा है कि समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है और उस धन की पूर्ति केवल वैश्य ही कर सकता है। तो सम्राट उस समय के समाज में ब्राह्मण और वैश्यों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी।
मतलब सती प्रथा जो थी वो मौर्य काल में नहीं पाई जाती थी। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, स्त्रियां सती नहीं होती थी। तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा का चलन उस समय नहीं था। विवाह के लिए स्त्रियों की एक आयु निर्धारित थी और वह आयु स्त्रियों के मामले में 12 वर्ष और पुरुषों के मामले में 16 वर्ष निर्धारित थी। और उस समय तलाक की अनुमति थी, लोग तलाक ले सकते थे। यानी कि तलाक को उस समय मोक्ष कहा जाता था कि अगर पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं तो दोनों लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। वेश्यावृत्ति को उस समय राजकीय संरक्षण प्राप्त था। यानी वेश्यावृत्ति जो चलती थी वो राजा के संरक्षण से आगे बढ़ती थी। मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वह मूलतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्धारित थी, उसी पर आधारित थी। कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। राज्य सिंचाई का प्रबंध करता था, मतलब सिंचाई करवाने की जिम्मेदारी राज्य की थी। जैसे वर्तमान समय में नहरें चली हुई हैं तो राज्य सिंचाई का प्रबंध करवाता था और उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक कर लिया जाता था। मौर्य काल में 1/5 से लेकर के 1/3 भाग तक कर लिया जाता था। उस समय का विदेशी व्यापार यूनान, रोम, फ्रांस, मिस्र, सीरिया और अगर पूर्व में आते हैं तो सुमात्रा, बोर्नियो और अगर दक्षिण में जाएं तो लंका तक फैला हुआ था। क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत था तो उस तरफ व्यापार कर पाना आसान नहीं था अपेक्षाकृत। लेकिन मौर्य काल में जो व्यापार फैला हुआ था वो पश्चिम में यूरोप तक फैला हुआ था, फ्रांस तक, पूर्व में इंडोनेशिया, बोर्नियो तक फैला हुआ था और दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। उस समय साधारण जनता की भाषा पाली थी, जैसे वर्तमान समय में साधारण जनता की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी है। जो उस समय के साक्ष्य मिलते हैं, जो स्तंभ पाए जाते हैं, उन स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वह सारनाथ के स्तंभ का है, जो कि जिसे कि अशोक स्तंभ माना जाता है, जो वर्तमान समय में राजकीय चिन्ह भी है। सारनाथ स्तंभ में 4 शेर जो बैठे हुए हैं, एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं, यानी चारों शेरों का मुंह सामने की ओर है। तो जो स्तंभ लेख थे उन स्तंभ लेखों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सारनाथ का स्तंभ लेख था, यानी अशोक का स्तंभ लेख था। मौर्य काल में हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वह 2 ग्रंथ हैं, एक मेगास्थनीज की इंडिका और दूसरी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस और इंडिका 2 किताबों से हमें जानकारी मिलती है मौर्यकालीन प्रशासन की। मौर्य काल में हमने आपको 3 राजाओं के बारे में बताया, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक के बारे में। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर, पाटलिपुत्र पर एक नए वंश की नींव रखी, नए राजवंश की नींव रखी, जिसे ब्राह्मण राज्य कहा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ इतनी जानकारी दिए हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम समय समय पर आपको अलग अलग विषयों पर और जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।